तो भी लोग पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे फैक्ट के बारे में और इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में। तो भी लोग अभी मैं आपको 3 सिचुएशन के बारे में बताऊंगा और आपको कहना है कि कौन सा फैक्ट है, कौन सा फैक्ट इन इशू और कौन सा रेलेवेंट फैक्ट, और ये आपको कहना है वीडियो खत्म होने के बाद। सो भी लोग पहला सिचुएशन है ए ने बी का मर्डर किया है। दूसरा सिचुएशन ये है कि ए ने बी का मर्डर किया है विथ ए आयरन रॉड, और तीसरा सिचुएशन ये है कि ए ने बी का मर्डर किया है क्योंकि बहुत दिन पहले बी ने ए को कुछ पैसा दिया था और वही मांगने के लिए बी ए के पास आया था। और भी लोग आप इस 3 सिचुएशन के साथ साथ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सुबह लोग वैसे ये फैक्ट क्या है, हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि फैक्ट क्या है। फैक्ट एक तरह का स्टेट ऑफ थिंग है या रिलेशन ऑफ थिंग है जो हम लोग सेंस कर सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, या एक तरह का मेंटल कंडीशन है जो एक कॉन्शियस मोड में है। तो भी लोग सोचो ऐसा होता है कि ए के खिलाफ ए आरोप है कि उसने बी का मर्डर किया है। तो ए क्या हुआ, ए हुआ फैक्ट। और यहां पर फैक्ट इन इशू क्या होगा कि ए का इंटेंशन था क्या उसका मर्डर करने का। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आएगा, मतलब सोचो ऐसा होता है कि ए के खिलाफ ए है ए बी, ए के खिलाफ ये आरोप है कि उसने बी का मर्डर किया है। तो ये तो आता है सवाल जिसको कोर्ट में प्रूव करना है, जिसको कोर्ट में प्रूव करना है। लेकिन लोग इसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे सवाल खड़ा होते हैं। अगर इन सवालों को प्रूफ ना किया जाए तो इसे प्रूफ नहीं किया जाएगा। सो लोग सोचो ऐसा होता है कि ये और ये है, इसको इसका मर्डर करने का आरोप है, मतलब यहां पर क्या हुआ है, मर्डर। तो अब सवाल आता है तो यहाँ पर फैक्ट इन इशू होगा, जो क्वेश्चंस होगा जिसको प्रूव करना होगा। तो पहला सवाल होगा कि ए ने बी का मर्डर किया है किसके साथ, एक आयरन रॉड के साथ। नंबर 2 सवाल आएगा यहाँ पर इंटेंशन, इसका क्या इंटेंशन था इसको खून करने का, मतलब इसको गिल्टी माइंड को प्रूव करना पड़ेगा। उसके साथ साथ और भी सवाल आएगा, ए के तरफ से जो वकील है वो कहता है कि ए ने जो भी किया है वो क्या है बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसके साथ साथ अगर ये भी कहता है कि ए ने जो भी किया है वो बाय किया है इंटॉक्सिकेशन, मतलब उस रात को ये बहुत ही दारू पी लिया था और वो इतना दारू पी लिया था और दारू पीने के बाद उसका कंडीशन ऐसा हो गया था कि वो समझ नहीं पाया कि वो कैसे बी का खून कर दिया। और भी सवाल खड़ा हो सकता है कि ए ने जब बी का मर्डर किया था तो उसके पहले बी ने ए को प्रोवोक किया था। सोचो ऐसा होता है कि किसी एक सिचुएशन में ए और बी के बीच बहुत दिन से झगड़ा चल रहा है। तो ए और बी जब आमने सामने आता है तो बी ए को कुछ ऐसा बात बोलता है जो ए को पसंद नहीं आता है, मतलब वो बहुत गुस्सा हो जाता है, तो इसके वजह से उसको खून कर देता है। तो यही सवाल आ रहा है अब प्रोवोक करने का। तो ये जितना सारा सवाल होगा ये होगा फैक्ट इन इशू, मतलब जो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये प्रूफ कर देगा तो बाद में चलकर ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है फैक्ट इन इशू। सोचो ऐसा होता है कि कोई कांड होता है तो उसका जितना भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होगा वही होगा फैक्ट इन इशू। सो बेटो इसके साथ साथ सोचो आपके खिलाफ किसी ने ये 2 चार्जेस लगाए हैं, एक है 379 एंड 411 IPC। 379 क्या करता है, सेक्शन 379 IPC कहता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट और
मतलब पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। और सेक्शन 411 डील करता है डिसऑनेस्टली टेकिंग स्टोलन प्रॉपर्टी। तो इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, डिसऑनेस्ट intention, taking out of possession। उसके साथ साथ और एक आता है वो है कंसेंट। यहाँ पर जितने भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो अपने में एक सवाल है, मतलब फैक्ट इन इशू है। अगर कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हो गया पहला स्टेप। उसके बाद अगर वो प्रूव हो जाता है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, वो प्रूव हो जाता है। उसके बाद अगर होता है कि टेकिंग आउट ऑफ पोजीशन, किसके पोजीशन से? जिसका ये प्रॉपर्टी है, ये भी अगर प्रूव हो जाता है तो हो जाता है। और लास्ट में अंत में कंसेंट, अगर जिसका प्रॉपर्टी है उसके कंसेंट को ना लेते हुए उस प्रॉपर्टी को लिया जाता है तो उसे थेफ्ट कहा जाएगा और इसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। और इन चारों क्वेश्चन के साथ साथ अगर यहाँ पर आ जाता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, इसके साथ साथ अगर स्टोलन प्रॉपर्टी आता है, मतलब जो चोरी किया गया है वो चोरी के माली है, उसके साथ साथ यहाँ पर और एक सवाल आता है कि known to be stolen, मतलब इसको पता है, जिसे चोरी किया है उसको पता है कि ये चोरी का माल है। अगर ये दो ग्राउंड भी प्रूव हो जाता है तो तभी प्रूव होगा कि वो आदमी ये दोनों कांड किया है और इसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जितना भी सवाल खड़ा होता है वो सब है फैक्ट इन इशू। तो वे लोग फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू मीन्स ए फैक्ट फ्रॉम व्हिच और either of itself or with connection with other facts from which any existence and non-existence of any right, liability, disliability which is asserted or denied। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है सुना जिसको एक पार्टी asserted कर रहा है, मतलब मान रहा है, और जिसको एक पार्टी डिनाई कर रहा है। तो जितने भी चीज कोर्ट के सामने आएगा उसे कहा जाएगा फैक्ट इन इशू। आपको पता होगा कि रेलिवेंट फैक्ट क्या है। सोचो एक फैक्ट है, या क्या है? ए के खिलाफ आरोप है बी को मारने का। तो कोर्ट के सामने कोई आकर ये कहता है कि ए अक्सर बी को मारता है, बी वाइफ मान लो और ए हस्बैंड। तो ए ने बी को मारा और इसके खिलाफ सेक्शन 498A सेक्शन 307 आईपीसी के चार्जेस लगाए गए। जो एक विटनेस आता है उनका ये कहना है कि ए अक्सर बी को मारते हैं रात को दारू पी के आने के बाद। लेकिन वो कोर्ट में ये भी कहता है कि उस दिन उस रात को जब बी का मौत हो गया था उसके पहले भी ए ने बी को मारा था, मतलब ए के मारने के कारण ही बी का मौत हो गया था। तो इसे कहा जाएगा रेलिवेंट फैक्ट। सो वे लोग इसके साथ साथ सोचो ऐसा होता है कि एक जगह है जहां पर मेला चल रहा है, तो इस मेले से जाने के पहले ए उसके घर से 10,000 रुपए लेके जाता है और वो जो मेले में एंट्री करता है तो वहां पर बी को ये कहता है कि मेरे पास 10,000 रुपए है। तो इसके दिमाग में एक शातिर प्लान आता है और वो प्लान है रॉबरी का। तो बी ने उसके कुछ दोस्तों को बुलाया, इधर उधर से कुछ दोस्तों को बुलाया और सबको ये कह दिया कि इसके पास 10,000 रुपए है और उसको
हम लोगों को रॉबरी करना है। तब वो लोग सब लोग मिलकर इसको रॉबरी करते हैं। तब उसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक को जब कोर्ट में बुलाया जाता है तो ये कहता है कि मैंने बी को कहा था, मैंने जब मेले में एंट्री लिया था तो मैंने बी को ही कहा था कि मेरे पास 10,000 रुपए है, तो इसे भी रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। मतलब ये लोग फैक्ट्स के साथ साथ जितने भी उसके जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, मतलब जितने भी कनेक्टेड फैक्ट्स हैं जो ये प्रूव करता है कि कुछ कांड हुआ है, वो सब फैक्ट को माना जाएगा रेलिवेंट फैक्ट। वैसे भी लोग सेक्शन 5 to 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इस रेलिवेंट फैक्ट के बारे में ही कहा है। इसके साथ साथ और एक सवाल आता है कि ए के खिलाफ ये आरोप है कि उसने बी का मर्डर किया था, किसके साथ? पॉइजन के साथ, पॉइजन के साथ। तो जब एक आदमी को कोर्ट में बुलाया जाता है, सोचो सी को कोर्ट में बुलाया जाता है, तो कोर्ट में आकर वो कहता है कि जो ए है इसको बी के हेल्थ इशू के बारे में सब कुछ पता था और बी के लिए हर टाइम यही दवाई लेके जाता था, लेकिन उसके मौत होने के पहले ही वो कुछ ऐसा दवाई लेके गया था जो बी को इनटेक नहीं करना था। मतलब इसको इसके हेल्थ इशू के बारे में पूरा सब कुछ पता था। अगर वो इनटेक करता है मतलब वो दवाई को लेता है तो उसके कारण उसका मौत हो सकता है। तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। तो लोग यहाँ पर ये है और फिर बी है, तो इसको मानने का आरोप है ए के ऊपर। लेकिन ए की तरफ से जो वकील है वो कोर्ट में कहता है कि मेरा वकील जिस दिन बी का मर्डर हुआ था उस दिन इस शहर में प्रेजेंट ही नहीं था और उससे रिलेटेड जितना भी चीज चाहिए वो सब कुछ इसका जो वकील है वो प्रूफ कर देता है, तो वो कहा जाएगा रेलेवेंट फैक्ट। तो ये लोग पहले मैं आपको जो 3 क्वेश्चन किया था, नंबर 1 ए ने बी का मर्डर किया है, ए ने बी का मर्डर किया है विथ रॉड, ए ने बी का मर्डर किया है क्योंकि बी wants his money back। तो इस सिचुएशन में जो ए हो रहा है, ए है फैक्ट, जो आरोप है। ये जो हो रहा है इसको प्रूव करना है, जो रॉड से मारा है या किससे मारा है, क्या हुआ है, ये होता है इशू, फैक्ट इशू। और ये जो हुआ है इसे कहा जाएगा रेलेवेंट फैक्ट। तो वे लोग यहाँ पर क्या प्रूव कर रहा है? मोटिव, मतलब खून करने का मोटिव। सो वे लोग आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्ट क्या है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है और फैक्ट इशू क्या है। सो वे लोग आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।